प्यारे छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आइए देखते हैं 8वीं कक्षा की हिंदी का पेपर का हल। 8वीं कक्षा का प्रथम प्रश्न क्या आया था हिंदी के पेपर में? तो प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों को चुनना है। सोने से सुंदर पर, सोने से सुंदर नॉर्मली देख के लगता है कि अनुप्रास है, पर अनुप्रास ऑप्शन में ही नहीं है। तो सोने के समान सुंदर यहाँ पर उपमा अलंकार है। यमक में पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसमें अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, और रूपक में डायरेक्ट आरोप किया जाता है कि चंद्रमुखी, सीधा बोल दिया। पर यहाँ पर उपमा है, सोने के समान सुंदर। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ है? तो विदिशा जिले में स्थित है। कई बार आप जाएंगे तो देखने भी मिलेगा। भोपाल का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो भोपाल का प्रसिद्ध स्थान भारत भवन है, भेड़ाघाट जबलपुर में है। महाकाल मंदिर मालवा क्षेत्र में है, और जहाज महल मुझे भी नहीं पता। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कैसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार होते हैं, और रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। छंद तो नॉर्मली शब्दों को सही संयोजन करना शब्द है, छंद है। पुजारी शब्द का मूल शब्द क्या है? तो पुजारी शब्द का मूल शब्द है पूजा। दोहा में चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला, माता जी को पत्र लिखते समय अभिवादन में क्या लिखते हैं? तो प्रणाम लिखते हैं। खुश रहो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बड़ी हैं। नमस्कार लिख सकते हैं, और शुभाशीष नहीं लिख सकते क्योंकि वो बड़ी हैं, पर प्रणाम ज़्यादा अच्छा है नमस्कार की अपेक्षा। आगे, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो 8 रसों के 9 रसों के स्थायी भाव, कई विद्वानों ने 8वीं माने। 9 रसों के स्थायी भाव याद कर लीजिए। उत्साह है वीर रस का, करुणा करुण, और ये करुण रस है ही है, तो करुण का करुणा ही रहेगा। इस प्रकार से आगे देखते हैं संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 है संचारी भाव की संख्या। इसके बाद पुत्र के प्रति माता के प्रेम को क्या कहते हैं? तो ये वात्सल्य रस में आता है, माता पुत्र का प्रेम। इसके बाद मेरे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। तो मेरी भावना कविता के नैतिक मूल्य, यानी उसके नैतिक मूल्य यही है कि सभी जीव सुखी रहें, कोई जीव दुखी न रहे, और मेरे किसी के प्रति बुरे भाव ना बने। इस तरीके से आप उसका अर्थ लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छांट कर लिखना है। ऐसे शब्द यहाँ चुन करके लिखिए जो एक बार ना बोलकर दोबारा, जैसे सोना चांदी दोनों अलग अलग हैं, तो ये पुनरुक्त नहीं है। पर जैसे मैंने बोला कहीं कहीं, ये बार बार 2 बार बोला, धीरे धीरे ये पुनरुक्त है। पुनी पुनी ये भी पुनरुक्त है, फर फर ये भी पुनरुक्त है। ठीक है, बाकी सब अलग अलग हैं, उल्टे हैं। नीचे दिए गए शब्दों के प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। तो प्रादेशिक, तो प्रदेश धन इक, इच्छा धन इत, दर्शन धन इये, दूध धन वाला, लुटे धन एरा। लूट, लूट और एरा तो लुटेरा बनता है। मानवता, तो मानव धन ता। इस प्रकार से रसरी आवाज जाते शिल्पगत निशान। इस पद पंक्ति की मात्रा गिनती चिन्ह लगाकर मात्राओं का नाम बताइए। पहली बात तो ये समझें कि इसमें छंद कौन सा है? तो ये दोहा है। अब अगर इनको गिनना है तो अगर छोटा स्वर है तो 1, जैसे रा में छोटा आ है तो 1, सा में भी छोटा आ है तो 1, री में बड़ी की मात्रा है तो 2 हो गए, आवत में 2 क्योंकि बड़ा आ है, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1 की मात्रा को 2 माना जाता है। ई की मात्रा छोटी, ई की मात्रा 1, आ छोटा 1। इस प्रकार से ये पूरा पूरा गिने तो यहाँ से ये 2 हिस्से हो गए, रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान। अब इसको हम गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये सिल को नहीं गिनना है आपको। तो 13 मात्राएं हैं इसमें, पहले पर्ण इसमें 13, इसमें 11। तो दोहा जो होता है उसके पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती, ऐसा आपको लिखना। निम्नलिखित शब्दों में से आपको क्या करना है? स्थायी भावों और रस को पहचाने, यानी जो शब्द लिखे हैं इनमें से स्थायी भाव को अलग करना है और रस को अलग करना है। तो देखते हैं भाई एक एक करके। पहला प्रश्न है शोक। शोक क्या है? शोक एक स्थायी भाव है, ठीक है। इसके बाद शांत, शांत एक रस है, अंतिम रस है। और इसके बाद करुण, करुण एक रस है, तो शांत और करुण दोनों रस हो गए। भय क्या है? तो भय भी एक रस है, और इसका भयानक, भय स्थायी भाव, एक गलत लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद निर्वेद, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, तो निर्वेद यहाँ पर आएगा स्थायी भाव में, शांत रस का स्थायी भाव, शांत यहाँ पर जाएगा, इन्होंने गलत लिख दिया है। शांत एक रस और उसका स्थायी भाव निर्वेद है, और भयानक इसमें ही आएगा स्थायी भाव में, भय। इस प्रकार से ये हुआ। राम को बाजार में श्याम मिला, राम ने कहा अरे तुम रोज कहाँ जाते हो? निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर राम को बाजार में श्याम मिला, राम ने कहा, यहाँ पर कौमा आएगा, अरे, अरे में ये संबोधन के चिन्ह आएगा, अरे तुम रोज रोज कहाँ जाते हो प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।
अगला, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग बने शब्द पहचान कर लिखिए। जैसे गणतंत्र में उपसर्ग है क्या? नहीं। तो जिन जिन शब्दों में उपसर्ग है उनको आपको छांट कर लिखना है, चुन कर लिखना है। परिवेश में परि उपसर्ग है, विशेष में वि उपसर्ग है। बबूल में उपसर्ग नहीं है। आजीवन में आ उपसर्ग है। वैज्ञानिक में वै उपसर्ग है। जानकारी में उपसर्ग नहीं। पराजय में परा उपसर्ग है। बिजली नहीं। अधर्म में आ है। सुविचार में सु है। इस प्रकार से उपसर्ग है। जरूरी नहीं सब शब्दों में उपसर्ग हो। नाक शब्द से प्रारंभ होने वाले कोई 3 मुहावरे लिखिए। तो नाक में दम करना, नाक में उंगली करना, कई बार तो एक नाक चाटना भी होता है, पर ये नाक में उंगली करना, नाक में दम करना, नाक काटना, इस प्रकार से नाक से संबंधित हो गए। काली घटा का घमंड, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में घटा 2 बार आया है। दोनों बार घटा शब्द का अर्थ बताकर पहचान लिखिए। तो एक बार काली घटा, घटा यानी वहाँ पर बादल है, और दूसरी बार घटा का मतलब है घटना। तो इस प्रकार से दोनों घटाओं में दोनों का मीनिंग अलग अलग है। आगे चलते हैं। सैनिक, अधर्म, मानवता, सुमार्ग, विशेष, ये जो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों से प्रत्येक शब्द से बने शब्द का पहचान लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक से बने शब्द की पहचान लिखिए। सैनिक तो सेना से, में से प्रत्यय से बने शब्द पहचान कर लिखना है। तो सैनिक प्रत्यय से बना है। अधर्म में प्रत्यय नहीं है। मानवता में प्रत्यय है। सुमार्ग में प्रत्यय नहीं है। विशेष में नहीं। भारतीय में प्रत्यय है। साप्ताहिक में प्रत्यय है। पठनी में प्रत्यय है। नरवधि में प्रत्यय नहीं है। नरावधि हो सकता है। लकड़हारा और अज्ञान में भी नहीं है। लकड़हारा में हारा मान सकते हैं पर नहीं है। तो जो है इसमें पठनी, साप्ताहिक, भारतीय और सैनिक, इनमें प्रत्यय हैं, बाकी में नहीं है। इसमें मुझे डाउट लग रहा है, इसमें यमक अलंकार भी है। स्टैच्यू अगला ऑफ देखते यूनिटी हैं। का उद्देश्य पूरे भारत का एक सुंदर दृश्य लोगों को दिखाना है और एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराना है जिसने भारत को एक किया, मजबूत किया, समृद्ध किया। भारत का ऐसा वकील जिसने जिस आंदोलन में भाग लिया उस आंदोलन को जीत के लाया, अंग्रेजों के लिए परेशानी का सबब ये बने, कोई और नहीं, परम सम्मानीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप देख, टूटे, कमजोर और बिखरे हुए भारत को मजबूत, समृद्ध, शक्तिशाली बनाने वाला एक व्यक्तित्व जो सबकी नजर में आता है। देखिए ये भारत है टूटा बिखरा हुआ, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ। वो व्यक्तित्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये ना होते तो भारत का हिस्सा, आधार कुछ और होता। आप देख सकते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्य है और ये उनके बिना भारत है। अगर वो ना होते तो भारत ये होता। वो है इसलिए भारत ये हुआ। और क्या इनके बारे में है? ये महामूर्ति वकील भी थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री। इवन कहा जाता है कि अधिकतर लोगों की पसंद प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल थे, पर कुछ राजनीतिक और महात्मा गांधी की दूरदर्शी सोच के कारण से नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया।